औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डियर स्टूडेंट्स हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ना है कि एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन को देखेंगे, उसके अलावा एंटीबायोटिक्स के हम यूज़ देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। फिर हम देखेंगे अगर एंटीबायोटिक्स एक लिमिट से ज़्यादा हम यूज़ करें तो उसका फिर मिस यूज़, उसके मिस एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके नुकसानात क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन को। तो अगर एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन को हम देखें तो एंटीबायोटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। एंटीबायोटिक्स दो अल्फाज से मिलकर बना है, एंटी से एंड बायोस से। एंटी का वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है अगेंस्ट, और बायोस जो है इसका मतलब होता है लाइफ। दैट बोथ वर्ड्स आर ग्रीक वर्ड्स, ये दोनों के दोनों जो है ये ग्रीक वर्ड्स हैं। और एंटीबायोटिक्स की पूरी मुकम्मल जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी कि एंटीबायोटिक्स आर सच टाइप ऑफ मेडिसिन विच आर यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरियल लाइफ, जो बैक्टीरिया की लाइफ को ख़त्म करने के लिए, बैक्टीरिया की डेथ काजिंग जो मेडिसिन होती हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। अब जो आपको स्टार्ट के लेक्चर में मैंने बताया था कि दो किस्म की डिसीज़ होती हैं। फर्स्ट डिसीज़ इज़ एंटीबायोटिक जो की वजह से जो डिसीज़ बैक्टीरियल डिसीज़ होती है, और सेकंड जो डिसीज़ होती है दैट डिसीज़ इज़ वायरल डिसीज़। अब बैक्टीरियल डिसीज़ क्या है कि जो बैक्टीरियल डिसीज़ है वो बैक्टीरिया की वजह से काज होती है, और वायरल डिसीज़ वो डिसीज़ है जो वायरसेस की वजह से काज होती है। अब जो बैक्टीरियल डिसीज़ होगी उसके इलाज के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, और जो आपके पास वायरल डिसीज़ जो वायरसेस की वजह से काज होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वैक्सीन या वैक्सीनेशन का अमल हम यूज़ करते हैं। और ड्यू टू यूजेज ऑफ वैक्सीन के यूज़ करने के बाद व्हेन इम्यूनिटी इज़ डिवेल्प्ड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो इम्यूनिटी डिवेल्प होती है उसको हम इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है जी। सो बच्चों, अब एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन के बाद हम ये देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स आर सेक्रेटेड बाय बैक्टीरिया लाइक एक्टिनोमाइसीट्स एंड फंजाई। देखें, एंटीबायोटिक्स को सेक्रेट सिर्फ बैक्टीरिया नहीं करते, ये बैक्टीरिया से सिर्फ प्रिपेयर नहीं करी जाती, बल्कि इसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक एक्टिनोमाइसीट्स है या फंजाई है, फंजाई जिनकी सेल वॉल काइटन की बनी होती है, और इसके अलावा दूसरे जो एक्टिनोमाइसीट्स छोटे जानदार होते हैं कुतुबीनी, उनकी मदद से भी हम एंटीबायोटिक्स को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रिपरेशन में, ये लाइन इसकी प्रिपरेशन में शामिल है। थर्ड नंबर पे अगर देखा जाए तो बच्चों आजकल लेबोरेटरीज में आर्टिफिशियली तौर पर एंटीबायोटिक्स की तैयारी की जा रही है, लेकिन बच्चों इनका जो ओरिजिनल जो इनका ओरिजिन है जहाँ पे ये दर हकीकत बनती हैं तो वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो है, वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरिया जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में बनती हैं, लिविंग सेल्स के अंदर बनती हैं। लाइक यहाँ पे मैं एक एग्जांपल की एडिशन करता हूँ कि जब हम इंसुलिन प्रिपेयर करते हैं तो इंसुलिन जो है वो बैक्टीरिया की मदद से प्रिपेयर करवाई जाती है। और एफ सेंगर ने जो साइंटिस्ट था उसने 10 साल इंसुलिन पे वर्क किया था। देन उसने बताया था कि जिन बैक्टीरिया की मदद से हमने इंसुलिन की तैयारी की है तो वो बैक्टीरिया जो है वो इंसुलिन की दो किस्म की जो है वो चेन्स बनाते हैं। फर्स्ट इज अल्फा चेन एंड सेकंड इज बीटा चेन। और इंसुलिन को बनाने वाले जो टोटल अमाइनो एसिड थी उनकी तादाद 51 थी। अब अल्फा चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड शामिल थे, बीटा चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड शामिल थे। अब टोटल जो है वो 51 अमाइनो एसिड बनते थे। अब वो इंसुलिन एफ सेंगर ने जो प्रिपेयर की थी वो भी बैक्टीरिया की मदद से ही प्रिपेयर की थी। दैट इज वन एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक प्रिपरेशन, ये एंटीबायोटिक प्रिपरेशन की एक एग्जांपल है। अब जहां पे बच्चों इसका फायदा ये है, इसका यूज ये है कि ये आप बैक्टीरियल डिसीज के खिलाफ जो है यूज करते हो। देन सेकंड बात ये आती है कि अगर एक चीज को, जैसे आपको बुखार हुआ या आपके सर में दर्द हुआ, आपने फौरन से पैराडॉल की गोली ले ली या कोई मेडिसिन यूज कर ली और वो फौरन से ठीक हो गया, बच्चों इससे जो इंसान का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इम्यून सिस्टम होता है वो डिपेंडेंट हो जाता है इन एंटीबायोटिक्स के यूज पे, जो लगातार मेडिसिन को यूज करते रहते हैं। अब फिर उससे क्या होता है, फिर उसका नुकसान क्या होता है। अब हम जरा मिसयूज देखते हैं, एंटीबायोटिक्स को ज्यादा यूज करने से होता क्या है। सो जो फर्स्ट जो है वो मिसयूज करने से डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी इम्यूनिटी को खो देता है। ऐसा ऐसा उसकी इम्यूनिटी कम होती जाती है और एक टाइम आता है
कि इम्यून सिस्टम इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एंटीबायोटिक्स। वो इम्यून सिस्टम जो है वो टोटली डिपेंडेंट हो जाता है किस पे जी, एंटीबायोटिक्स पे डिपेंड करने लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब बुखार होगा या सर में दर्द होगा तो अगर आप कोशिश करोगे कि हम मेडिसिन ना लें और ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा तो वो नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होगा वो, बिकॉज योर इम्यून सिस्टम इज नाउ टोटली डिपेंडेंट ऑन एंटीबायोटिक। वो टोटली डिपेंड कर रहा है उन टेबलेट्स पे, उन सिरप्स पे जो आपने शुरू से यूज किए हैं अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। नाउ इम्यून सिस्टम इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एंटीबायोटिक। अब एक इसका ये डिसएडवांटेज मिस यूज हो गया। अब सेकंड अगर देखा जाए तो एंटीबायोटिक्स बास टाइम ऐसे होता है कि आपका जो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म है उसके साथ इंटरेक्ट कर जाती है। लाइक मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में सारे हर किस्म के रिएक्शंस होते हैं, एनाबॉलिज्म भी कैटाबॉलिज्म में। बड़े मालिक्यूल्स टूटते हैं, छोटे मालिक्यूल्स में बदलते हैं, कैटाबॉलिज्म, और छोटे मालिक्यूल्स मिलते हैं और बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं, एनाबॉलिज्म। अब बोथ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इज नाउन एज मेटाबॉलिज्म। अब ह्यूमन के अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म के साथ लाइक स्टमक में या किडनी में कुछ मालिक्यूल्स टूट रहे हैं और कुछ मालिक्यूल्स बन रहे हैं और एंटीबायोटिक आप यूज कर रहे हो कंटिन्यूअसली, तो वो एंटीबायोटिक आपके उस मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरेक्ट कर जाएगी, मिल जाएगी। वो मेटाबॉलिज्म के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे थे उन रिएक्शंस के अंदर एंटीबायोटिक क्या हो जाएगी? इंटरेक्ट कर जाएगी। और जैसे ही एंटीबायोटिक उन मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन के साथ इंटरेक्ट करेगी तो वो आपके जिस्म के अंदर जो इम्यूनिटी है उस इम्यूनिटी को अचानक से जीरो लेवल पे ले आएगी, और जब इम्यूनिटी जीरो लेवल पे आएगी तो उससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सो ये एक फटेल, एक जानलेवा जो है वो मिस यूज है एंटीबायोटिक का। अब अगर सेकेंड नंबर पे हम एक एंटीबायोटिक देखें तो डेट इज पेनिसिलिन, उसका नाम है पेनिसिलिन। अभी पेनिसिलिन को यूज करते हैं किसी भी मिसाल के तौर पे डिसीज के लिए, आप एंटीबायोटिक आपको रिकमेंड की गई है कि आपने पेनिसिलिन यूज करनी है, और पेनिसिलिन का जो यूज था वो एक लिमिट में डॉक्टर ने बताया था कि आपने जो है ये 2 टाइम्स यूज करनी है, 1 टाइम यूज करनी है या 3 टाइम यूज करनी है। और आपको जो डिसीज है उसकी क्वांटिटी, उस बुखार की जो अमाउंट है वो ज्यादा हो रही है, और आप डॉक्टर की जो प्रिकॉशंस हैं उनको साइड पे रख के इस पेनिसिलिन का यूज अगर एक हद से ज्यादा करते हो तो डेट पेनिसिलिन विल काज एलर्जिक रिएक्शंस। ये एलर्जिक रिएक्शंस आपके अंदर काज कर देगी। अब उन एलर्जिक रिएक्शन से क्या होगा? जिस्म पे हल्के हल्के रेड कलर के निशान बन जाएंगे और जो है आपको एलर्जी होगी, खारिश जिसे आप बोलते हो, एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी, सोजिश हो जाएगी जिस्म के बाज़ हिस्सों पे, लाइक फेस पे या जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे जो है वो सोजिश हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप उसको लिमिट में यूज़ करते हो तो डेट इज अ बिग एडवांटेज फॉर योर बॉडी। ये आपकी बॉडी के लिए एडवांटेजेस शामिल हो जो है वो साबित होती। और जब आपने इसका एक अमाउंट से ज़्यादा इस्तेमाल किया तो डेट इज आल्सो बिकॉज एलर्जिक रिएक्शन, ये एलर्जिक रिएक्शन खास करने का जिम्मेदार भी होगी। अब अगर थर्ड नंबर पे देखा जाए तो आप लोगों के पास एक जो है वो जिसे आप एंटीबायोटिक बोलते हो, बड़ी जो फायदेमंद एंटीबायोटिक है, डेट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का ज़्यादा इस्तेमाल जो आपके कानों और दिमाग को मिलाने वाली ऑडिटरी नर्व होती है, कौन सी नर्व होती है? ऑडिटरी नर्व होती है। आपके कान को और आपके दिमाग की रगों को आपसे मिलाने वाली जो ऑडिटरी नर्व होती है उस ऑडिटरी नर्व पे अपना इफेक्ट डालती है। और वो जब ऑडिटरी नर्व पे एक हद से ज़्यादा स्ट्रेप्टोमाइसिन इफेक्ट करती है तो वो आपके सुनने की जो सलाहियत है, जो ऑडिटरी आपकी एबिलिटी है, उस एबिलिटी को ये लो से लो करती जाती है। और अगर कंटिन्यूसली आप स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज करते रहते हो तो वो लास्ट में डीफनेस का बाइस बनती है, जिसे आप बहरापन कहते हो, जिसमें सुनाई नहीं देता, डीफनेस काज करती है। लास्ट में बच्चों हम देखें तो लास्ट में आपके पास जो एंटीबायोटिक है डेट इज टेट्रासाइक्लिन। ये है जी टेट्रासाइक्लिन है। अब जो टेट्रासाइक्लिन आपके पास है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का ज़्यादा यूज़ भी जो है वो आपके अंदर एडिटरी इफेक्ट को भी मुतासिर करता है, और आपका जो विजुअल इफेक्ट है, जो आपकी ऑप्टिक नर्व है
जो आपकी आइज़ और ब्रेन को जोड़ती है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, आपकी देखने की सलाहियत पर भी बहुत ज़्यादा क्या करती है, इफेक्ट करती है। और मुख्तलिफ आर्गन्स के अंदर जो है उसकी मिस फंक्शनिंग करवाती है कि अगर एक आर्गन ने एक टाइम में एक लिमिट में वर्क करना था तो वो एक से ज़्यादा लिमिट में काम करेगा और उसकी मिस फंक्शनिंग होगी और पूरी की पूरी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा जी, इससे मुतासिर होगा। बच्चों एंटीबायोटिक्स जहाँ पे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, एडवांटेजेस हैं, वहीं पे उसके डिसएडवांटेज भी हैं। बिकॉज हमने वो इंग्लिश में एक मकूला पढ़ते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ का एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना क्या होता है, नुकसानदेह होता है। सो आज हमने एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, उसके यूजेज के बारे में पढ़ा, उसके मिसयूज़ के बारे में पढ़ा है, उससे होने वाले एडवांटेज के बारे में और उससे होने वाले डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा है। सो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे सियानोबैक्टीरिया की और आपका जो 6th चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। इसमें से अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो लाजमी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में किया करें, पूछा करें। इंशाल्लाह जितना ज़्यादा आप पूछोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। बाकी अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, आमीन। अल्लाह हाफिज़।